नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की बधाई दी। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि राष्ट्र को सुरक्षित, समृद्ध और सशक्त बनाने हेतु सदैव समर्पित ओजस्वी वक्ता, कर्मठ राजनीतिक, कुशल प्रशासक और करोड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सीएम ने आगे लिखा कि बाबा केदार से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। गृह मंत्री अमित शाह का जन्मदिवस सीएम धामी ने बधाई दी है और उत्तम स्वास्थ्य की दीर्घायु की कामना भी की है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने सिद्धपीठ मां सुरकंडा देवी में जाकर पूजा अर्चना की और देश और प्रदेश की सुख शांति की भी कामना की है। और इस अवसर पर नेहा जोशी की ओर से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां पर सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ में स्थानीय लोगों ने प्रसाद भी ग्रहण किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मां सुरकंडा देवी के आशीर्वाद से आज वे प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड प्रगति के पथ पर अग्रसर है और साल 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश का नेतृत्व करेंगे। तो वहीं लालकुआं में आगामी त्योहारों के मद्देनजर रखते हुए कोतवाली परिसर में अमन कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें दशहरा, दुर्गा पूजा, वाल्मीकि जयंती और साथ ही दीपावली के पर्वों की शांतिपूर्वक मनाने के लिए अपील की गई है। और वहीं कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक डीआर वर्मा ने व्यापारियों से दीपावली पर्व पर निर्धारित स्थानों पर पटाखों की दुकान लगाने की हिदायत दी और इसके साथ ही सभी व्यापारियों से सीसीटीवी कैमरे भी लगाने की अपील की, जिससे चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाया जा सके। इसके साथ ही जुआरियों को सख्त चेतावनी देते हुए जुआ खेलने पर कठोर कार्रवाई किए जाने की हिदायत दी। वहीं क्षेत्रवासियों ने देर रात छात्र संघ चुनाव की आड़ में उत्पाद मचाने वाले असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने की भी अनुरोध किया है। थाने से, जिसमें बतौर से इस त्योहार को सकुशल कैसे संपन्न किया जाए, इसके बारे में चर्चा की गई। क्या प्रिकॉशन वर्कर्स है, इसके बारे में सभी को सुरक्षित रहने और सकुशल त्योहार मनाने। दीपावली पे हर जगह शिकायत आती है, इसी परिप्रेक्ष्य में बताया गया है, सभी को समझाया गया है और सचेत भी किया गया है कि इसकी शिकायतों सीसीटीवी लगभग सभी के वहां लगे हैं। तो वहीं देहरादून में राज्य संपत्ति विभाग के एमएलए हॉस्टल में मौजूद गेस्ट हाउस पर विधायक और पूर्व विधायक कब्जा जमाए बैठे हैं, लेकिन राज्य संपत्ति विभाग इनको खाली कराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही और ऐसे में हालात में माननीयों पर सवाल उठने भी लगते हैं, जहां पर सूबे के तमाम मौजूदा विधायकों और एक एक फ्लैट आवंटित किया गया और कुछ फ्लैट को गेस्ट हाउस में कन्वर्ट कर दिया गया, जहां पर दूर दराज से राजधानी में विधायकों से मिलने आने वाले लोगों को ठहराया जाता है। लेकिन इन गेस्ट हाउस पर हॉस्टल में रह रहे विधायक की जो है कब्जा जमाए बैठे हैं और कुछ विधायकों, मंत्रियों और 2 पूर्व विधायकों ने यहां के गेस्ट हाउस पर अपने ताले भी लगा दिए, जिसके चलते दूर से आने वाले लोगों को यहां पर रुकने की सुविधा नहीं मिल पाती है। ये विषय थोड़ा सा चिंताजनक है, क्योंकि 70 विधायक है, 70 फ्लैट्स वहां पे बने हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी बने हैं, जिसमें विधायकों के गेस्ट जब अन्य जनपदों से आते हैं या उनके क्षेत्र से आते हैं तो उनको रहने के लिए व्यवस्था वहां पर की जाती थी। किंतु आज जिस प्रकार से आपने कहा है कि कुछ लोगों ने एक्स्ट्रा किराए पर लिए हैं,
यानी कि 100 रुपए पर डे के हिसाब से वो किराया देते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को इसमें चिंता करनी चाहिए, सोचना चाहिए। रेस कोर्स में जो विधायक आवास है उसमें चुने हुए विधायकों को आवास आवंटित किए जाते हैं, लेकिन यहाँ देखने में यह आ रहा है कि जो विधायक मंत्री पद पर सुशोभित हो चुके हैं उनको जो है बंगले कब्जे आवंटित हो गए। उन्होंने फिर भी जो है विधायक आवास में कब्जाए हुए हैं। एक मंत्री के पास 4-4 आवास वहां पर कब्जे में है। तो ये गलत बात है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो चुने हुए विधायक हैं उन्हीं के लिए आवास होते हैं, और जो विधायक जो है हार चुके हैं वो भी जो है आवास खाली नहीं कर रहे हैं। तो जो प्रचंड बहुमत का नशा भाजपा के मंत्री हों चाहे विधायक हों उनके सिर पे चढ़ा हुआ है, और प्रचंड बहुमत के नशे में वो सही और गलत को भी नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि विधायक आवास में जो है अतिथियों के रुकने की भी व्यवस्था होती थी, अब जो है दूर दराज से आने वाले लोग कहाँ रुकेंगे आप बताइए, वो इधर उधर भटकने के लिए मजबूर है। तो मेरी जानकारी में भी आया है, मैंने आपके पोर्टल पर भी देखा है कहीं, वहां पर जो गेस्ट हाउस है, जो हम लोगों के गेस्ट आते हैं, जो एमएलए एमपी के कोई या आपके मिनिस्टर्स के गेस्ट हैं, उनको रुकने की यहाँ पर व्यवस्था है, और उसमें बाकायदा उनको उसका शुल्क देना पड़ता है। तो इस नाते अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं उनका शुल्क देकर वहां रुक रहे हैं तो मैं समझता हूँ तो व्यवस्था है ही है। और उसके अलावा जो बात कही जा रही है वहां परमानेंट किसी ने कब्जा जमा रखा, ऐसा नहीं है, और न ही कभी किसी व्यक्ति ने शिकायत की है या वहां पर ऐसा विषय मेरे सामने आया। मैं वहां नियमित बैठता हूं, आपको मालूम है, ये विषय कभी आया नहीं है। लेकिन ये भी सही है कि गेस्ट आते रहते हैं, वहां रुकते रहते हैं, और किसी के ज्यादा आएंगे किसी के कम आएंगे, जिसके ज्यादा आएंगे वो ज्यादा दिन तक ऑक्युपाई रह सकता है, ये होता है। लेकिन उसका बाकायदा पैसा जाता है, तो नियमानुसार है, वो नियमों का पालन उसमें हो रहा है। तो वहीं रुड़की के दुर्गा मां के मंदिर में नवरात्रि के अष्टमी के मौके पर सुबह सवेरे से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। अष्टमी के मौके पर मंदिरों के अलावा घरों में कन्या पूजन भी किया गया, वहीं मंदिरों को सुंदर तरीके से भी सजाया गया। इस दौरान दुर्गा मां मंदिर पर पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने देश और प्रदेश की तरक्की और खुशहाली की कामना की। इस मौके पर मंदिर के पुजारी ने बताया कि इन दिनों श्रद्धालु मां के दरबार में आकर जो भी मन्नतें मांगते हैं मां दुर्गा उसे जरूर पूरा करती हैं। आपको बता दें कि आज अष्टमी है और अष्टमी में मंदिरों पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त मां के दर्शन के लिए जा रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं रुड़की की, जहां पर श्रद्धालुओं ने काफी मन्नतें मांगी, और आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की कितनी लंबी लाइनें भी लगी हुई हैं। मैं आप सभी न्यूज चैनलों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद अभिनंदन करता हूं कि आपके द्वारा जन जन तक आपकी आवश्यक जानकारियां पहुंचती हैं। तदुपरांत मैं सभी रुड़कीवासी, सभी देशवासियों का अभिनंदन करता हूं। मां भगवती के पावन पवित्र महीने में हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि माता रानी सभी को निरोगी काया दे, सभी को उत्तम स्वास्थ्य दे, जिसके साथ ही सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। माता रानी सभी को सुख समृद्धि दे, सभी के धनदान में वृद्धि दे, कारोबार में वृद्धि दे। बहुत उत्साह से प्रथम दिन से नवरात्रि शुरू करते हैं, और आज अष्टमी है और हम घर पे पूजा करके और माँ के यहाँ आते हैं। हम यहाँ पे आ करके माता से जो भी कुछ मांगते हैं हमें मिलता है, इसलिए हम बहुत उत्साह के साथ इनका आकर के पूजा करते हैं, यहाँ भजन करते हैं। वैसे भी तो शेरों वाली है, सबको सब कुछ देने वाली है। यहाँ पे दिल से जो भी कुछ कोई मांगता है उसकी मुरादें पूरी होती हैं, ठीक ना। और ये माँ जगत जननी है। अब इनके बारे में मैं क्या वर्णन करूँ आपसे। हमने बहुत कुछ मांगा और इन्होंने दिया है, और ये तो हमें खुद भी दर्शन देती है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और बीजेपी इन राज्यों में बेहतर चुनाव प्रबंधन के उद्देश्य से अन्य राज्यों से भी अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दे रही है, जिसके तहत में उत्तराखंड से कई वरिष्ठ नेताओं को राजस्थान और मध्य प्रदेश के अलग थलग जो भी जनपद है उसमें चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी भी सौंपी है। और इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही पार्टी आलाकमान के द्वारा पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत समेत कई वरिष्ठ नेताओं को राजस्थान और मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों की जिम्मेदारी दे चुकी है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जब भी देश भर में विभिन्न राज्यों में चुनाव
होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को विभिन्न प्रदेशों से चुनावी राज्यों में चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से भेजा जाता है और हमारे उत्तराखंड से राजस्थान, मध्य प्रदेश में हमारे वरिष्ठ नेतागणों की पहले से ही उनको जिलों की जिम्मेदारियां वहां दी गई हैं। हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन आदरणीय अजय जी वहां पर पूरी एक संभाग की जिम्मेदारी को देख रहे हैं और इसी प्रकार से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी और अन्य कई लोग वहां पर पहले से ही चुनाव में लगे हुए हैं। देहरादून के एमएलए ट्रांजिट हॉस्टल में भी विधायकों के आवास आवंटन को लेकर कई तरह की अनियमितता सामने आ रही है। कई पूर्व विधायकों ने अभी तक आवास खाली नहीं किए हैं, तो वहीं कई विधायकों को 2-2 आवास आवंटित हो गए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि इतना ही नहीं, प्रदेश के कुछ कैबिनेट मंत्रियों को भी एमएलए ट्रांजिट हॉस्टल में जो है वो आवास दिए गए। इस मामले में बीजेपी विधायक साजन दास ने भी प्रतिक्रिया देते हुए इसे गंभीर मामला बताया। उन्होंने कहा कि इस पर विधानसभा को निर्णय लेना चाहिए। वहीं इस मामले में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भी इसे विधानसभा की प्रॉपर्टी बताते हुए कहा कि विधानसभा को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस नेता ने इस मामले में बीजेपी पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए हैं। ये विषय थोड़ा सा चिंताजनक है क्योंकि 70 विधायक हैं, 70 फ्लैट्स वहां पे बने हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी बने हैं जिसमें विधायकों के गेस्ट जब अन्य जनपदों से आते हैं या उनके क्षेत्र से आते हैं तो उनको रहने के लिए व्यवस्था वहां पर की जाती थी। किंतु आज जिस प्रकार से आपने कहा है कि कुछ लोगों ने एक्स्ट्रा किराए पर लिए हैं, यानी कि 100 रुपए पर डे के हिसाब से वो किराए देते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को इसमें चिंता करनी चाहिए, सोचना चाहिए। देखिए, जो विधायक हॉस्टल है वो राज्य संपत्ति विभाग की संपत्ति है और वहां पर राज्य के चुने हुए विधायकों को आवास आवंटित होते हैं और जो खाली आवास है वहां पर जो है गेस्ट ठहरते हैं, उनसे जो है शुल्क लिया जाता है। लेकिन यहाँ देखने में ये आ रहा है कि जो विधायक मंत्री पद पर सुशोभित हो गए हैं उन्हें जो है मंत्री की आवास आवंटित हो गए हैं, उसके बाद भी वो विधायक के आवास नहीं छोड़ रहे हैं, उन पर कब्जा जमाए हुए बैठे हैं और जो विधायक इनके चुनाव हार चुके हैं वो भी जो है वहां पर कब्जा जमाए हुए बैठे हैं। और बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला से उनकी ही पार्टी के कई नेता आजकल अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर रहे हैं। पूरा मामला किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के जन्मदिन को लेकर है। दरअसल बीते दिनों बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के जन्मदिन पर पूरे नैनीताल संसदीय क्षेत्र, उधम सिंह नगर जिला और नैनीताल जिला में उनको बधाई देने के लिए होर्डिंग, बैनर और पोस्टर लगाए गए, जिसमें उनके जन्मदिन के मौके पर बीजेपी के तमाम नेताओं की फोटो लगाकर उन सभी के द्वारा उनको बधाई दी गई। लेकिन इन सबको लेकर हल्द्वानी में लगे पोस्टर्स और बैनर्स में उनकी फोटो के साथ लगी नेताओं की फोटो पर विवाद हो गया है। जैसा कि मेरे भी संज्ञान में आया है कि राजेश शुक्ला जी ने अपने जन्मदिन के पोस्टर हल्द्वानी विधानसभा में पहली बार लगाए हैं। इससे पूर्व भी उनका जन्मदिन उन्होंने मनाया होगा शायद। मैं समझता हूं कि शायद ये किसी राजनीतिक अपने इच्छा को जाहिर करने की वजह से उनने हल्द्वानी विधानसभा में सभी कार्यकर्ताओं का उपयोग करते हुए कुछ यहाँ पे होर्डिंग्स लगाए हैं, जो कि सरासर गलत है। और कई कार्यकर्ताओं ने मेरे द्वारा भी और संबंधित वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी इस संबंध में अपनी आपत्ति व्यक्त की है। देखिए, इस पर मेरा किसी के बारे में कोई कमेंट करना उचित नहीं है, लेकिन जब भी कोई ऐसी बातें होती हैं तो संबंधित व्यक्तियों की इजाजत लेनी बहुत जरूरी है। कोई भी करे, अगर मैं ही डालता हूं कोई, मैं किसी के बारे में कहना नहीं चाहता हूं, ये स्वतंत्र है कोई किसी के बारे में। अगर कोई ऐतराज करता है मेरी चीज क्यों डाल दी तो उस समय बुरा लगता है। तो ऐसी स्थितियों से हमको बचना चाहिए। जोधपुर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष हिमांशु गावा ने प्रदेश अध्यक्ष करण महार से भी विचार विमर्श की और साथ ही संस्तुति के बाद में बहुप्रतीक्षित जिला कार्यकारिणी घोषित कर दी है। जिला कार्यकारिणी में 10 जिला महामंत्री, 10 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 42 जिला उपाध्यक्ष और 18 जिला सचिव नियुक्त किए गए। शनिवार को सोनिया होटल में आयोजित
कॉन्फ्रेंस में जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा ने जिला कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए कहा कि कार्यकारिणी में जमीन से जुड़े हुए कर्मठ एवं जुझारू कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि नई जिला कार्यकारिणी में पुराने एवं अनुभवी नेताओं के साथ साथ युवाओं को भी उनके काम के आधार और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने कहा कि नई जिला कार्यकारिणी के गठन से जिले में संगठन को मजबूती मिलेगी। आज इस कमेटी में 81 लोगों को जो है जिम्मेवारी दी है, जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे 10 लगभग वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं इसमें, और एक हमने बनाया है मीडिया प्रभारी। और अगर मैं उपाध्यक्षों की बात करूं तो उपाध्यक्ष हमने लगभग बनाए हैं इसमें लगभग 42, और उसके बाद हम आ जाते हैं महामंत्रियों में। महामंत्री में हमने बनाए हैं 10, और उसके बाद हम आ जाते हैं सचिव में। सचिव हमने बनाए हैं लगभग 18। तो टोटल 81 लोगों को हमने जिम्मेवारी ये दी है, और इसमें जाति समीकरण, किसानों को, व्यापारियों को, हर जाति वर्ग का सबका ध्यान करते हुए हर विधानसभा में बार बार सलाह करके हमने आज सूची जारी करी है। कमेटी के आज जिलाध्यक्ष सम्मानित हिमांशु गाबा जी ने अपनी कार्यकारिणी घोषित की है, जिसमें जिले के काशीपुर से लेकर खटीमा तक सभी लोगों को उसमें भागीदारी दी है, सबको जिम्मेदारी दी है, और बहुत ऊर्जावान और बहुत कर्मठ और युवाओं को भी और वरिष्ठों को भी सबको स्थान दिया गया है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से आज जिले के एक कार्यकारिणी घोषित हुई है, और जिसमें सभी जातिगत सारे व्यापारी, किसान, मजदूर सभी को सम्मान देते हुए एक बहुत मजबूत कार्यकारिणी घोषित की है। निश्चित रूप से आने वाले लोकसभा चुनाव में ये उधमसिंह नगर में कांग्रेस मजबूत होगी। खबर जसपुर से है, जहां पर सब रजिस्ट्रार संदीप कुमार तिवारी पर अपना पदभार ग्रहण करते हुए जमीनी रजिस्ट्री पर 2% सुविधा शुल्क की वसूली को लेकर अन्य वकीलों ने भी विरोध किया है। आपको बता दें कि वकीलों ने आरोप लगाते हुए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष से शिकायत की, जिस पर अध्यक्ष ने सब रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचकर उससे बात की। वहीं एसोसिएशन के महासचिव ने बार एसोसिएशन कार्यालय से खुला ऐलान करते हुए सभी अधिवक्ताओं को आगामी बुधवार को एक मंच पर बैठक कर भ्रष्टाचार के आरोपी के खिलाफ आंदोलन उग्र करने की बात भी कही है। ये भारतीय जो पार्टी के दस्तावेज है, पार्टी को तुरंत रहेंगे दिए जाएंगे, हाथों हाथ के लिए जाएंगे, पार्टी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसको हाथों हाथ दे देंगे। ऐसा कोई नहीं है। जीरो टॉलरेंस, हम तो जीरो टॉलरेंस से पार्टी को जितनी रसीद होगी कैसे पार्टी वही पेमेंट करेगी। उनका वो कहना है कि आप हम वो करेंगे, हमें डॉक्यूमेंट देंगे। हम कहेंगे पार्टी सामने, हम डॉक्यूमेंट तुरंत तैयार करके देंगे, हम तुरंत पार्टी को देंगे, वापस करेंगे। ये अवगत कराया गया कि मंगलवार को एक नए रजिस्ट्रार साहब की नियुक्ति हुई, जो स्वागत योग्य है। लेकिन कुछ प्रावधान ये आया कि कुछ अधिवक्ताओं से उनके बाबू द्वारा और एक अनाधिकृत रूप से जो वहां पर लड़के 2-3 बैठा रखे हैं, उनके द्वारा रजिस्ट्रार साहब पर आदेश किया गया कि 2% दस्तावेज दर्ज करने में 2% की रिश्वत जो है यहाँ पर ऑफिस का खर्चा दिया जाएगा। भारतीय सेना की ओर से कोटद्वार में 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक अग्निवीरों के लिए भर्ती का आयोजन किया जा रहा। गढ़वाल मंडल के 7 जनपदों के लिए दूसरी बार आयोजित हो रही इस भर्ती में करीब 3,500 युवाओं ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है और गढ़वाल राइफल रेजिमेंट के कोडिया स्थित विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह कैंप में आयोजित होने वाली इस भर्ती की तैयारियों की यदि बात की जाए तो इसके लिए आधा दर्जन विभागों की जिम्मेदारी तय की गई है। की भर्ती है वो अगले माह नवंबर में 27 से 29 तक उसकी डेट निर्धारित हुई है और उसमें जो कल मीटिंग हुई थी उसमें ये पता चला है कि लगभग 3 से 3,500 जो भर्ती के लिए यहाँ पर आएंगे, जिनका फिजिकल होना है, वो कैंडिडेट्स हैं। और 3 दिनों में लगभग 750 एक दिन 1150 और एक दिन अगले दिन लगभग 1150 के आसपास है, तो इनकी भर्ती होनी है। इसमें हमारी तरफ से जो ट्रैफिक की ड्यूटीज हैं वो भी लगाई जाएंगी।
मां पूर्णागिरी दर्शन के दौरान परिजनों से बिछड़े 4 साल के बच्चे को बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि परिजनों ने थाना टनकपुर में आकर मामले की सूचना दी और पुलिस द्वारा की गई त्वरित कार्यवाही में बच्चे को बरामद कर लिया गया। परिजनों ने थाना टनकपुर पुलिस टीम का आभार व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के गंगापुर के संजू अपनी पत्नी और अन्य बच्चे के साथ में शुक्रवार को मां पूर्णागिरी धाम के दर्शन करने के लिए आए थे। मां पूर्णागिरी धाम के नजदीक टेढ़ी पुलिया की एक धर्मशाला से बच्चा गायब हो गया। परिजनों द्वारा काफी खोजबीन किए जाने के बाद जब मासूम का आता पता नहीं लगा तो उन्होंने टनकपुर कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिलहाल बच्चे को सफलतापूर्वक बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि कार्यवाही में बच्चा बरामद हो गया है। मंदिर से लापता हुआ था मासूम। आपको बता दें कि ये जो मामला था वो कल सामने आया था, जिसमें पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिल गई है। आपको बता दें कि पुलिस ने लापता बच्चे को बरामद कर लिया है और कार्यवाही में बच्चा बरामद हो गया है। और साथ ही पुलिस का धन्यवाद करते हुए परिजन भी नजर आए, जहां पर परिजनों ने पुलिस प्रशासन का धन्यवाद कहा। पुर से आए थे तो पूर्णागिरी दर्शन करने के लिए परिवार सहित। हमारा बच्चा भीड़-भाड़ होने के कारण वहां से लापता हो गया, गुम हो गया, खो गया। फिर हमने टनकपुर में आके थाने में यहाँ पे रिपोर्ट कराई तो यहाँ के पुलिस वालों के मदद से हमारा बेटा हमें मिल गया। तो वहीं अलीगढ़ से पुलिस को साथ लेकर रुड़की पहुंची एक बहू ने अपने पति और ससुर पर प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए। इतना ही नहीं, नवविवाहित का आरोप है कि उसका ससुर उस पर शराब पीने का दबाव बनाता था। साथ ही पति और ससुर भी उसके साथ नशे के हालत में अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया गया है। अब बता दें कि महिला के मुताबिक विरोध करने पर पति और ससुर ने मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले के बयान के आधार पर जांच शुरू कर दी है। मेरी बेटी का रिश्ता हुआ था 2020 में, 30 अक्टूबर 2020 में। सार्थक गर्ग, सन ऑफ संजय गर्ग। और मेरी बेटी को काफी परेशान किया गया। उसे मारते हैं, पीटते हैं, दारू पीकर बहुत बदतमीजी करते हैं और गलत नशा से बच्चे को भी देखते हैं। ये 8-7 डॉक्टर का ग्रुप है। डॉक्टर संजीव, डॉक्टर कोकला, डॉक्टर हेमंत, मंथन महेश्वरी, नीलम, ये काफी लोग हैं जो बदतमीजी कराते हैं घर में और बेटी को मारपीट कर मैंने निकाल दिया। मेरी शादी यहाँ रुड़की इसके साथ सार्थक गर्ग के साथ हुई है। इसके फादर हैं डॉक्टर संजय गर्ग। ये लोग मुझे इतना ज्यादा परेशान करते हैं, बहुत ज्यादा। स्टार्टिंग से ही ये सार्थक इतना एडिक्टेड था दारू में, इतनी ज्यादा दारू पीता है वो, इतनी ज्यादा कि वो कहीं पे भी वॉशरूम मतलब टॉयलेट कर देता है, रूम में टॉयलेट कर देता है, कहीं पे भी गिर जाता है, कुछ भी कर देता है, हर टाइम मुझसे लड़ता है। इनके घर में इनको मैंने बताया तो इनके घर में इसके जो फादर है डॉक्टर संजय गर्ग, ये इतने ज्यादा खराब है कि इन्होंने मतलब मेरे को छेड़ने की उसमें कर दी। मैंने इनकी कंप्लेन की, इनके चाचा को इन्होंने मेरे को मारने की कोशिश की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।